गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। पानी पीटीआई ने नाजुक वक्त में आईएमएफ को खत लिखकर मुदाखलत की दावत दे दी है। कहा अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। ऐसे हालात में बानी पीटीआई ने खत लिखकर क्या पैगाम दिया और इस खत से मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या इसके बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय मुआहदे के तहत मिलने वाली तीसरी किस्त या आइंदा हुकूमत की जरूरत के मुताबिक अगला मुआहदा मुमकिन होगा। रबा साल की मालियाती रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 8 बड़े खतरात की निशानदही की गई है, जिनमें मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाजुन, बढ़ता हुआ कर्जा, खसारे में जाती सरकारी कंपनियां, माहौलियाती तनज़्ज़ुली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खदशात, सूबाई मालियाती डिसिप्लिन और गवर्नेंस के मसाइल शामिल हैं। गैर मुल्की कर्जों पर वाजिबुल अदा सूद की वजह से माली मामलात मजीद खराब हुए और इस खसारे की वजह से महंगाई बढ़ी। गुज़श्ता 20 माह में 2 बार हम दिवालियापन के करीब पहुंचे। अब ऐसा ना हो, इसके लिए फिर से नजरें आईएमएफ की तरफ है। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आईएमएफ को नून लीग से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात की। एक वफ़द मुमकिना तौर पर आज शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेगा। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि उन्हें पावर शेयरिंग पर अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिली। उधर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे। आए रोज मुतालबात आते रहेंगे और मालूम नहीं पूरे हो सकेंगे या नहीं। इसके अलावा आज पंजाब असेंबली के इफ्तिताही सेशन में मरियम नवाज समेत सूबाई असेंबली के अरकान ने हल्फ लिया। कल सिंध असेंबली का इजलास भी होगा। पीपल्स पार्टी अपने वजीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे कि एक्स यानी साबिका ट्विटर क्यों बंद है। सिंध हाई कोर्ट पीटीआई को सर्विस बहाली का हुक्म दे चुकी है, लेकिन अभी तक वेबसाइट मुकम्मल फाल नहीं हो सकी। आवाम की अक्सरियत एक्स तक रसाई के लिए जब दूसरे जराए इस्तेमाल कर रही है तो इस गुनाह बिलइज्जत का फायदा क्या। ये मामला हल कब होगा, इस बारे में आपको बताएंगे। हमारे पैनल में आज हैं द वन एंड ओनली ज़मीर हैदर साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। इसके अलावा अनवर रज़ा साहब हमेशा की तरह मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। ज़मीर साहब, आप आज मेहमान हैं तो आपसे शुरू कर लेते हैं। खान साहब ने खत लिखा है, जो खत पहुंचा है नहीं पहुंचा इससे कतई नज़र खान साहब सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि उन्होंने खत रवाना कर दिया है, वो लिख चुके हैं। इस खत के नुकसानात आपको क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके एडवाइज़र कौन है कि जो इनको इस किस्म का मशवरा दे रहे हैं। मुझे अब वो एक ऑडियो लीक याद आ रही थी जो शौकत तरीन साहब से मेरा ख्याल में प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे थे और उनको ये कहा जा रहा था कि जनाब खान साहब की ये मर्जी है, ख्वाहिश है कि आप आईएमएफ को खत लिखें कि जी इनके साथ किसी तरह की डील ना करें। और वो उसमें बड़े दबे अल्फाज से पूछ रहे हैं कि इसमें मुल्क का नुकसान तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा राइट बनता है और हमारे ऊपर तो इन जैसे लोगों को जो है आईएमएफ के साथ डील करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो उस वक्त भी उनको मालूम था कि उसके ऊपर उनके साथ जिस तरह का उसका जो बैकलैश आया था, दैट वाज मतलब टेरेबल। और अक्रॉस द बोर्ड मीडिया ने भी ये कहा था कि भाई आपकी जंग पाकिस्तान में है, आपके पास इदारा है। आप अच्छा आज अब ये दोबारा अगर ये खत का शोशा जो कोई कुछ कह रहे हैं कि जी लिख दिया है, खान साहब कह रहे हैं चला गया होगा, लेकिन उनकी मीडिया टीम और अनवर रजा मेरे ख्याल में बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने कहा कि जी शायद अभी नहीं गया। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके ये एडवाइजर हैं कौन कि जो इनको ये मशवरा दे रहे हैं। आपके पास फोरम, अब इतना बड़ा फोरम जो पार्लियामेंट की शक्ल में, आप सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन होंगे, आपके पास इतनी बड़ी वॉइस होगी कि आप हर पॉलिसी के ऊपर अपना, अगर कोई गलत पॉलिसी है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपके पास फोरम्स मौजूद हैं जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जिसको आप कह रहे हैं मैंडेट तो आईएमएफ को एक खत लिख चुके हैं ना, जिसमें ये कहते थे कि हम ये जो शराइत है वो पूरी नहीं कर सकते। वो था जो प्रोग्राम के दौरान था कि जो उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया था, एग्री करके उन्होंने एक और इंस्टॉलमेंट वो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को याद होगा, वो एग्री करके कुछ चीजों को इन्होंने उसके बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया था। वो एक अलग एपिसोड था जिसके बाद कहा गया कि जी मुल्क का दिवालिया निकलने जा रहा है क्योंकि इन्होंने सत्यानाश कर दिया जो 150 रुपए पे पेट्रोल ले आए थे। हालांकि वो उस वक्त जो है इनकी किटी बेसिकली गवर्नमेंट की वो इजाजत भी नहीं देती थी। फरवरी 28 बिल्कुल। तो ये अभी जो सूरत हाल है अभी कहते हैं कि ग्रीवेंसेस सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रीवेंस है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा है। भाई उसके लिए आपका जब आप पार्लियामेंट में आएंगे, आप कंटिन्यूसली आप अनाउंस कर चुके हैं कि आप इसके खिलाफ तहरीक चलाते रहेंगे, एहतजाज इंतखाबी नताइज के खिलाफ। फिर आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी मामला जाना है। आप ये वहां पे जाके लड़े, आप एक तीसरे को जबरदस्ती बीच में कि जी इन्वेस्टिगेट करें,
اور ڈاکٹر صاحب نے کل میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ بھئی اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ, بلکہ انہوں نے تاریخ بھی بتائی کہ جس دن سے آئی ایم ایف بنا ہے اس دن سے آج تک کبھی اس نے کہیں پہ یہ بات نہیں کی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایڈوائزرز, ان کے ایڈوائزرز کون ہیں؟ وہی جو پہلے تھے خط لکھتے ہوئے, ایڈوائزر ان کے وہی ہیں. آپ کا خیال ہے وہ کسی کی بات سنتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی ہے, آپ کے تو فیوریٹ لیڈر ہیں جناب, اپنے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ووٹر ہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں صرف اتنا بولوں گا کہ پلیز ہیو سینٹی. اپنے فائل اینڈ رینک میں جو آپ کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو, ان کو چاہیے کہ ان کو کوئی عقل مندی کا مشورہ دے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چلیں ایک بہت عرصے بعد لطیف کھوسا جیسا بندہ ہمیں نظر آیا تھا کہ یار ذرا, اب آئی کانٹ ایکسپیکٹ دس کہ جی وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ کوئی عقل مندی کے مشورے دے گا جس کو صرف مطلب مذاق اور جوکس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. لیکن علی محمد خان ایک بڑا سلجھاؤ اچھے نام ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ عمر ایوب صاحب جو کہ خود بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کر چکے ہوئے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس بھی رہ چکے ہوئے ہیں, ان کو تو معلوم ہے کہ یہ چیزیں کس طرح لے کے چلنی. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے یہ اب ایک کارڈ کھیل کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت ڈھول بجا رہے ہیں. آئی تھنک یہ ان کو نقصان دے, یعنی ملکی سیاست پہ اس طرح سے دوسرے اداروں کو انوالو کرنا مناسب نہیں ہے. انور رضا صاحب, پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ان کی مدد نہ کریں کیونکہ انہوں نے دھاندلی کی ہے, پہلے اس کی تحقیقات کریں, کیا یہ زیب دیتے ایک سیاسی جماعت تیسری پارٹی کو, تیسرا ایک فریق بنا رہی ہے, ایک ایسے سیٹ اپ کو, ایسے ادارے کو جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جس سے ہم پیسے مانگتے ہیں, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اور انویسٹیگیٹ کرو. امریکہ کے بارے میں پہلے کہتے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, امریکہ نے یہ کیا, آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو امریکہ بھی تحقیقات کرے, فلانا بھی ہے. یہ لوگوں کو دعوت کس لیے دیتے ہیں؟ دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو سابق کمشنر راول پنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا, یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو خان صاحب سے منسوب کر دیا گیا. اور دوسرا مجھے لگتا ہے یہ جو ایڈوائزر کی بات ضمیر بھی کر رہے تھے کہ جس طرح آپ ماضی میں آپ نے اسمبلیاں چھوڑی, پنجاب اسمبلی سے ریزائن کیا, کے پی کے اسمبلی چھوڑی, وفاق سے آپ ہٹے, یہ اسی طرح کی کوئی ایڈوائز انہیں دی گئی ہے. ابھی میری پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ٹیم ہے ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ابھی تک لیٹر ڈرافٹ کیا جا رہا, لیٹر بھیجا نہیں ہے. اور خان صاحب نے یہ بات کیوں کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے, مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر چیک کرنا چاہ رہے تھے یا پھر ان اداروں کا ٹیمپریچر چیک کرنا چاہ رہے تھے جن کے خلاف 9 مئی کو نکلے تھے. مجھے لگتا ہے یہ ہے وہ چیک ابھی ہوا ہوگا نا, کوئی ڈیبیٹ شروع ہو گیا. دیکھیں نا ابھی میڈیا پہ تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, خط لکھا ہے نہیں لکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں, لیکن ڈیبیٹ تمام ٹی وی چینلز پر یہی ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا. اچھا دوسری بات, ماضی میں بھی جس طرح شوکت ترین کی آپ نے بات کی, دیکھیے اب تو نہ تو ان کا مینڈیٹ ہے اور نہ وہ لکھ سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے لکھنے کی بات کی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی, کیونکہ آپ ملک کو معاشی دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ خط لکھ رہے ہیں. اگر اس طرح اگر آپ نے یہ خط لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر پھر ایک اور مقدمہ درج ہوگا اور آپ اپنی مشکلات میں خود اضافہ کر رہے ہوں گے. دوسری بات, آج جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گوہر, انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کیا اور ان کا آپ نے دیکھا ان کے گفتگو میں کیا کہا ہے کہ ہم نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہم ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کچھ اور کہتے ہیں, بیرسٹر گوہر کچھ اور کہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی تو عدالت وہ اس میں جیل میں ہے نا, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, لیکن انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے بعد جیل میں نہیں جانا, میرا پولیٹیکل کیریئر ہے, میرا ویسے میں نے اپنا قانونی طور پر آگے بڑھنا ہے. وہ بڑے اچھے لائر ہیں, وہ بڑی سوچ سمجھ کر بات کریں. دیکھیں ہم بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کریں گے تو آپ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور ملک کے خلاف کام کرنے کی سزا کیا ہوگی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات, آپ جیل کے اندر بیٹھ کر اگر خط لکھنے کی بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اداروں پر اعتبار نہیں ہے, آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں اور آپ تیسری قوت کو دعوت دے رہے ہیں. گو کہ ایسا نہیں ہوگا, نہ آئی ایم ایف کی ہسٹری ہے کہ کبھی انہوں نے کسی ملک میں مداخلت کی ہو. وہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے تو بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے, آپ کی جو حکومت سازی ہے, اس میں ان کا کوئی کردار نہیں. پھر اگر آپ نے بات کی امریکہ کی, دیکھیں اگر وہ امریکہ کو بھی کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی اس وقت کم از کم ان کی بات تو بالکل نہیں سنے گا. ہاں, ان کے اس بیان کی وجہ سے ان کی مشکلات بڑھیں گی, باہر ان کی جو جماعت ہے ان کی مشکلات بڑھیں گی. آپ کے پاس بھرپور قسم کی اپوزیشن ہے, مینڈیٹ ہے, پارلیمنٹ کے فلور پر جائیے, وہاں پر گفتگو کیجیے, آپ عدالتوں میں جائیے, آپ جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں وہاں پر اپنا کیس پلیڈ کیجیے. اور اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے اس طرح کی گفتگو کر کے بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ان حرکتوں کے نتیجے میں جو ابھی تک ہو رہی ہیں روز دھاندلی, اچھا 2018 میں اگر دوسری پارٹیز کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا, ان کی گورنمنٹ تھی, ٹھیک تھی, سب اچھا تھا. آپ کیونکہ ان کی گورنمنٹ جہاں پہ نہیں ہے, جن جن حلقوں میں یہ ہارے ہیں وہاں پہ یہ شور مچاتے ہیں دوبارہ سے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ان کو 2013 والے معاملات یاد آ جاتے ہیں. ابھی اگر اس سب کے نتیجے میں ہمیں اگلا پروگرام نہیں ملتا جو کہ آئندہ گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے, نقصان کس کو ہوگا؟
سلمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کی نیت کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں، خط گیا ہے نہیں گیا، چلا جائے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، نیت کیا نظر آتی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ضمیر صاحب نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا، پہلے اس قسم کی غلطیاں کر چکے ہیں، دوبارہ سے اس کو دہرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ the person is not capable of learning from his own mistakes، جو غلطیاں کرتے ہیں. دوسری چیز کہ بڑی واضح طور پہ یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی ترجیح جو ہے وہ ان کی ذات ہے، وہ ملکی مفاد نہیں ہے. تو ترجیحات، ایک لیڈر ان کو کہہ لیں کہ ایک لیڈر کی یہ ترجیحات ہوں کہ ان کی ذات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نیشنل افیئر سے یا ملکی مفادات کے مقابلے میں. اور دوسرا یہ کہ طاقت کا حصول کسی بھی قیمت پہ، چاہے اس کی قیمت پاکستان ہو، چاہے اس کی قیمت 24 کروڑ پاکستانی ہو، طاقت کا حصول، جس کو انگریزی میں وہ ٹرم کہتے ہیں ضمیر صاحب، لسٹ فار پاور، اقتدار کا ہوس. اچھا اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ یہ جتنے مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے، ان کا چارٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. جو آئی ایم ایف کا چارٹر ہے وہ 78 سال پہلے لکھا گیا تھا اور وہ کہلاتا ہے آرٹیکلز آف دا ایگریمنٹ آف دا آئی ایم ایف. اس میں جو مین ایشو ہے، جو کام کرنا ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، وہ ہے پروموٹ انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن. یہ انگریزی میں ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی تعاون کو فروغ دینا. اس میں سیاسی نظام، سیاسی طرز حکومت، اس کا ہم تک کوئی لینا دینا نہیں. 190 ممبران ہیں، آپ سلمان اندازہ کیجئے. اس میں بے تحاشا ممالک ایسے ہیں جو جمہوری ممالک نہیں ہیں. چین ان کا ممبر ہے، روس ان کا ممبر ہے، سعودی عربیہ ممبر ہے، یو اے ای ممبر ہے، قطر ممبر ہے، ایران میں، جن کو دنیا جمہوری ممالک نہیں سمجھتی. تو آئی ایم ایف کا سیاسی استحکام سے تعلق ہے، اس کا طرز حکومت سے قطعاً کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. امپیکٹ اس کا زیرو ہوگا. دیکھیے آلریڈی آئی ایم ایف یہ کہہ چکا ہے کہ ہم جو آنے والی حکومت ہے پاکستان میں، اس سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آلریڈی آئی ایم ایف آفیشلی یہ وہ بیان جو ہے وہ دے چکا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ طاقت کی بھوک ہے، اقتدار کا ہوس ہے، وہ جس کو روتھلیس ایمبیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو طاقت کو چھوڑیے، ابھی تو باہر نکلیں گے تو پھر اس کی بات ہے. ابھی تو باہر نکلنے کی بات کریں گے تو وجہ سے وہ غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، غلط فورم پہ. یہ تو دروازہ ہے ہی نہیں. دیکھیں ان کی مہارت میں نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنی تاریخ میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا، کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن میرے خیال میں عامر کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت ہیوی اماؤنٹ سے امریکہ میں لابسٹ فرم ایک ہائر. بالکل یہ خبر آ رہی تھی. تو یہ چوتھی ہوگی، 3 پہلے کر چکے. تو اب یہ جو موو ہے نا، اس کو پی ٹی آئی پروبیبلی خود جو پی ٹی آئی کے اندر ارسطو ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی اسٹریٹجک موو چلی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا ہے. تو جو لابسٹ فرم ہے اب اس ایشو کو اٹھا کر جو ہے وہ کانگریس مین کے سامنے لے کے جائے گا کہ جی دیکھیں اب یہ تو یہاں تک معاملات آ گئے ہیں کہ جی انہوں نے اٹھا. سو پروبیبلی اصل سوال جو تھا نقصان، دیکھیے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے نہیں ہوتے اور ڈالر کی قیمت چلی جاتی ہے 400 روپے پہ، تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ذاتی 24 کروڑ آپ کا ذاتی نقصان ہوگا. سب سے زیادہ ڈالر تو ضمیر صاحب نے. نقصان ہوگا کیونکہ جو آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو کلیگ یاد ہے اپنے ذوالفقار آپ مجھے بتائیے اگر اس کے نتیجے میں 500 روپے کا لیٹر پیٹرول ہو جاتا ہے، یہی تو میں نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستانی عوام قوم کا نقصان ہے. ہر طرح سے ضمیر صاحب آپ قوم کا اور پاکستان کا نقصان ہے. عامر سعید عباسی صاحب، یہ جو لابسٹ فرمز ہائر کی گئی تھی، اس کے پیچھے ایک آپریشن گولڈ سمتھ کا بھی ذکر آ رہا تھا. پلس ابھی کیونکہ ایکسپیکٹ کریں ہم دوسرا اقتصادی جائزہ ہوگا، 26 میں سے 25 نکات پہ ہم نے عمل درآمد مکمل کر لی ہے. ایسے وقت میں اگر آپ ایک خط لکھ دیتے ہیں، ایک شرلی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے موقع پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت چاہتی کیا ہے اور پی ٹی آئی کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا کیا ہوا، وہ ایک سیریز آف ایسے ایکشنز تھے جو تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی، ان سے الیکشن سمبل چھین لیا گیا، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی لیڈرشپ کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مقدمات قائم کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی، پکڑ دھکڑ ہوئی، ان کے ہزاروں کارکنان اریسٹ ہوئے. اس کے بعد پھر الیکشن ہوا. الیکشن کے بعد اس کے نتائج آئے اور نتائج میں پی ٹی آئی کے مطابق اس میں مینیپولیشن کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے اور نتائج وہ نہیں آئے جس طرح عوام نے ووٹ دیا تھا. اور اس کے بعد
जो तमाम तर सूरत हाल है, फिर वो तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो इलेक्शन कमीशन जाते रहे, इलेक्शन कमीशन उन्हें अदालतों में भेजता रहा, अदालतों से वो फिर इलेक्शन कमीशन जाते रहे। आज मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने फाइनल ऑर्डर भी पास कर दिए हैं, ट्रिब्यूनल्स भी बन गए हैं। अब ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएगा और कम अज कम अगले 3-4 साल तो ये मामला लटक जाएगा। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ ये सारी ज्यादतियां हुई हैं और यहाँ पर जो तमाम रेमेडीज हैं वो अवेल कर चुके हैं, उन्हें रिलीफ या इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा अब वो ये समझते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनकी मदद करें। ये तो पीटीआई का मौकफ है। अब इस सारी सूरत हाल में उनका ये ख्याल है कि इंटरनेशनल प्रेशर, देखें ये सारी साइड से ना, दोनों साइड से पीटीआई और एंटी पीटीआई जो तमाम जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें आसाब की जंग ज्यादा है, क्योंकि दोनों साइड से एक्शंस हो रहे हैं, फिर रिएक्शंस होते हैं, वहां से मुकदमात कायम किए जाते हैं, वो जल्दी सजाएं होती हैं, सजाओं के बाद जो है वो फिर वहां से रिएक्शन होता है, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला नामजद हो जाते हैं, IMF को लेटर्स लिखे जाते हैं। दोनों साइड से जो आसाब की जंग है वो है, दोनों साइड से एक दूसरे पर प्रेशर डालने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों फरीकैन ना तो टेबल पर आ रहे हैं ना बातचीत कर रहे हैं। बुनियादी मसला यही है कि जब तक ये मामलात बैठकर सेटल नहीं होंगे ये तनाज़ात चलते रहेंगे और पीटीआई दुरुस्त कर रही है या गलत कर रही है। बहरहाल ये तो बिल्कुल जिस तरह तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कहा कि इसमें बहरहाल क्योंकि मुल्क की इकॉनमी अगर होगी तो मुल्क चलेगा और मुल्क चलेगा तो तमाम निज़ाम चलेगा। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर यूं IMF को रोका गया तो उसके बहुत मनफी असरात होंगे। इसीलिए पीटीआई की जो लीडरशिप है उसमें बहुत से सीनियर लीडरशिप में जो लोग हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं कि ऐसी बात ना की जाए। आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी ये कहा कि अभी हम इसका जायजा ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर हमें तमाम पाकिस्तान में रेमेडीज अवेल नहीं होती और हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो इसलिए हमने ये बात की कि IMF जो यकीनी बनाता है कि गवर्नेंस ठीक हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सारे मसाइल हल हों ताकि मुल्क का निज़ाम बेहतर तरीके से चल सके, उससे ये ज़रूरी है कि जो तमाम इंसाफ के तकाजे हैं इलेक्शंस के बाद होने वाले वो पूरे किए जाएं। लिहाजा यहाँ तक तो उनकी बात है, लेकिन अब क्योंकि तमाम तर जो बात होती है कि जो बानी पीटीआई हैं उनको क्या, उनके लिए ये अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है, उनका तो ये ख्याल है कि वो तो इससे आगे, वो कहते हैं ना कि कांस्टेबल का तबादला हुआ तो वो डिमोट होते होते राजनपुर पहुंच गया, तो उससे किसी ने कहा कि अब आपने मजीद जो है कोई गलत काम नहीं करना, तो उसने कहा जी कांस्टेबल से नीचे कोई दर्जा नहीं है और राजनपुर से आगे कोई थाना नहीं है, तो लिहाजा खान साहब 3 मुकदमात में सजा काट चुके हैं, अब वो अडयाला में हैं, उन्हें क्या लगे किसकी हुकूमत बन रही है या नहीं बन रही, वो जितना प्रेशर डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि उनकी मैक्सिमम ये कोशिश है कि वो अपना ये आसाब की जंग में जीते। लेकिन पीटीआई अभी डायरेक्शनलेस नजर आती है। बानी पीटीआई कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, अरकान बिखरे हुए हैं और आसाब की जंग में भी वैसे पीपल्स पार्टी नून लीग ने कंपैरेटिवली काफी साबित कदमी का मुजाहरा किया। दो जुमले इसमें ऐड कर दूं, हमारी तारीख 24 एग्रीमेंट्स किए हैं हमने IMF के साथ, उसमें से 3 एग्रीमेंट जनरल अयूब के दौरान हुए थे, 5 एग्रीमेंट जनरल ज़िया साहब के दौरान हुए और 5 एग्रीमेंट जनरल मुशर्रफ साहब के दौरान। तो डिक्टेटरशिप के दौरान IMF एग्रीमेंट करती है ही। बिल्कुल ठीक है और ये हमारे मुल्क की जरूरत भी है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले जाएंगे, कुछ दीगर सियासी मामलों पे बात होगी, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पंजाब असेंबली का इफ्तिताही सेशन हुआ, मरियम नवाज समेत दीगर अरकान सूबाई असेंबली ने हल्फ उठा लिया। अभी हुकूमत साजी का अमल जारी है और सिंध असेंबली का इजलास कल होने वाला है। वजीर आला सिंध नामजद हो चुके हैं, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का नाम सामने आ चुके हैं। इस सारे सिनेरियो में भी विफाक में हुकूमत साजी रहती है, जिसके लिए नून लीग से MQM को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात है। वो कहते हैं कि हमें कोई कमिटमेंट नहीं दी गई पावर शेयरिंग के लिए। अनवर रज़ा साहब, ये कमिटमेंट ज़बानी काफ़ी नहीं थी जो पहले इनकी बातचीत हो चुकी थी? MQM की 17 सीटें, नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता उनको। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन MQM जो रिटर्न मुआहदा उस पर यकीन रखती है, क्योंकि उससे पहले उन पर वर्बल बहुत सारे मुआहदे हुए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ वो मुआहदे पूरे नहीं किए गए, शायद ये इतराज होगा उन्हें। वैसे वो तो क्लेम करते थे कि हम पावर चाहते ही नहीं है, हमने मिनिस्ट्री नहीं लेनी है, हम तो कराची के मसाइल का हल चाहते हैं। एग्जैक्टली यही कहा था MQM। 3 जो आईनी तरमीम थे वो कहते हैं कि बस हमारा फोकस वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखे ना, इलेक्शन से पहले आपके स्टेटमेंट कुछ और थे। इलेक्शन से पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहा करते थे कि हमने शहबाज शरीफ के साथ अलायंस नहीं करना और वो खुद हुकूमत बनाएंगे, फिर बनानी पड़ी। लेकिन ये अच्छा चले, आपको माजी को जरा भूल कर उससे सीखना जरूर चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बेहतर है कि आप हुकूमत साजिश की तरफ जा रहे हैं। देखना, आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, उसमें अब हुकूमत साजी का अमल शुरू होगा। इससे और सिंध असम्बली का इजलास कल तलब किया गया, वहाँ भी हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो वफाक में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके माबैन जो एग्रीमेंट हुआ है और जिस तरह उन्होंने इत्तफाक किया कि हम हुकूमत बनाएंगे, ये गुड साइन
लाइन है। इससे देखें ना, आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर होगी, पॉलिटिकल जो आप एक टर्मोइल था उससे निकलेंगे, और जो सियासी एक अदम इस्तेहकाम था उससे ज़रा आपको आवाम को सुकून आएगा। और जब हुकूमत साजी बन जाएगी फिर ये चलता रहेगा इजलास। देखिए ना, आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी डिबेट कीजिए, पीटीआई वहाँ पर अपना रोना रोए, और हुकूमत जो है वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए अपने इकदाम करे। सबसे ज़रूरी काम यह है कि इलेक्शन के बाद आपने हुकूमत साजी करनी है। 29 से गालबन डेट थी कि आपको इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। समरी प्राइम प्रेसिडेंट के पास चली गई है, 1 या 2 दिन के बाद मेरा ख्याल मंडे को शायद आपका कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया जाएगा। तो वहाँ पर भी तमाम जो मेंबरान हैं अपना रोल ऑफ साइन करेंगे वहाँ पर, और उसके बाद फिर आपको पता है कि हुकूमत साजी की तरफ बढ़ा जाएगा। और एमकेएम की जहाँ तक आपने बात की, एमकेएम को मुझे लगता यह है, हमारी एमकेएम के दोस्तों से भी बात हुई थी और नून के लोगों से भी बात हुई, 3 जो वजारतें हैं वो उन्हें मिलेंगी और 2 वजीर ममलकत हैं वो उन्हें मिलेंगे। और कराची के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि हमें वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। तो ये जो बारगेनिंग वाली जी, तो ये जो बारगेनिंग के लिए कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत साजी के लिए जो मुलाकातें की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कोई ना कोई मामला किसी ना किसी करवट जरूर बैठ जाएगा, क्योंकि जब एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स बिठा दिया जाएगा, अगर नहीं बैठा तो फिर बिठा दिया जाएगा। और जिस तरह बैठी थी वफाकी हुकूमत कैसी बनी थी उस दिन रात को 11:30 बजे। अच्छा, आप लोग इशारों में बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अगर आप नाम लें तो आई अप्रिशिएट कि किसने बिठाना है। अब मेरी बात सुने, ये बारी मेरी नहीं है, या तो ज़मीर बैठाएगा या आमिर बैठाएगा, इन दोनों में से किसी को। आप चेहरा भी तो तब्दील कीजिए ना। इतनी गोली सलमा भी नहीं है, जानती है वो। आप लोग अब देखिए ना, बात यह है कि जो अनवर रज़ा साहब कह रहे हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मुआहदे थे। बात यह है कि अगर ये हुकूमत 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, अगले तमाम टेन्योर में आपने तहफ़्फ़ुज़ात, इजलास, रिजाइन, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारे इजलास तलब कर लिया, हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते, होगा यही। क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है अभी तक, तो वही बात है कि जो हदायत हैं उनके मुताबिक ना तो कोई मुआहदा है ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी तो हदायत हैं और हदायत के मुताबिक तमाम चीजें चल रही हैं और उसके ऊपर बहरहाल सब लोग राजी हो जाएंगे, किसी को कुछ मिलेगा। वो बात है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, तो वो कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन का हिस्सा तय है, ये सारों का हिस्सा तय है। लेकिन एक बात यह है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, ये अगले 5 साल भी ऐसे ही चलना है, क्योंकि जो ये एक अननेचुरल सा अलायंस जो बन भी रहा है ना, इसमें जिस तरह मौलाना साहब ने भी कहा, वो तो खैर इस तरह चाहते हैं कि शायद कल ही लड़ाई हो जाए, वो तो बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं और वो तो यही कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो वो मौलाना साहब तो क्योंकि इस सिस्टम से अभी तक उनको ना तो बहुत ज्यादा कोई लिफ्ट मिल रही है, ना उन्हें कोई उनकी बात मानी जा रही है, लेकिन बाकी जो इत्तेहादी भी हैं वो भी अगले 5 साल लगता है ऐसे ही है कि वो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 5 साल चलेगी, ये मफरूज़े गलत है कि ये 5 साल नहीं जब चलेगी, जब तक चलेगी, हुस्न कहता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहते क्या है? देखिए, मौलाना साहब अपने हिस्से का केक चाहते हैं और इसके अलावा क्या चाहते हैं? अब वो केक लेने का क्या तरीका होता है पाकिस्तान में? वेरी इंपॉर्टेंट। मकबूलियत, अवाम में आप मकबूल हो तो आपको केक का हिस्सा मिल जाता है। ठीक है। पिंडी में आपकी कबूलियत हो तो आपको हिस्सा मिल जाता है। ठीक है। फिर स्ट्रीट पावर, ठीक है, और हमारे सियासतदान इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अब मौलाना साहब के पास इस वक्त जो वोट का हाल है, जो इलेक्शन के नतीजे में पता चला, उसमें शायद अवाम में मकबूलियत तो नहीं है, उनको सीटें नहीं मिली। कबूलियत है या नहीं है ये अभी टाइम बताएगा, आई डोंट नो। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जो स्ट्रीट पावर है, जिसको एक असासा समझा जाता है हमारी सियासत में, उसका डरावा दे के, उसको एज अ थ्रेट पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करके अपने हिस्से का केक लिया जाए। तो मामला केक के ऊपर है, जिस दिन वो हिस्सा मिल जाए। अभी नून लीग भी उनको दीवार के साथ लगाए खड़ी है और पीपल्स पार्टी भी अपना हाथ नहीं पकड़ा रही। बैक ऑफ कर गए ना, वरना वो साथ रहते तो उनको कुछ मिल जाता। देखिए, इस वक्त तो मामला वही है कि जब उनको कुछ मिल जाएगा तो फिर ये शोर शराबा भी खत्म हो अच्छा, ये शोर शराबा अपने हिस्से का केक लेने के लिए। ज़मीर हैदर साहब, मुझे जरा ये समझाएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तों की बंदरबांट की या जो भी चीजें अपने अपने हिस्से की तय की, पंजाब में तो वो गवर्नर लगा रहे हैं पीपी का, लेकिन सिंध में वो कहते हैं कि एमक्यूएम का गवर्नर लगा दो। इतने वीक पोजीशंस पे क्यों प्ले कर रही है नून लीग? क्या बहुत ही वीकर किस्म की गवर्नमेंट लेने जा रहे हैं शहबाज शरीफ? देखिए, गवर्नमेंट तो वीकर है ही है। एक तो बात यह है कि एक तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ठीक है। उसके बाद मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस लग रही है। नहीं, कन्वीनियंस ही कहते हैं इसको कि जी ठीक है, गुजारा करना है। फिर दूसरा है स्ट्रेंज बेड फेलोज,
ठीक है एक, और फिर जो बेड है दैट इज फुल ऑफ थॉर्न्स, यानी कि वो कांटों भरी सेज है, वो फूलों भरी सेज भी नहीं है। अब ये तीन चीजों में अब इन सबको इकट्ठे चलना है, तो ये बहुत मुश्किल मामला है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्निकली बड़ा स्मार्ट खेल रही है, स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अगर केपी गवर्नर मांगा है तो वो एक फ्यूचर विजन के तहत मांगा गया है कि आने वाले दिनों में शायद कभी किसी को जरूरत पड़ जाए कि जो कि अब इस वक्त जब वहां पे पीटीआई की मेजोरिटी है उसको अगर एक रूल क्या कहते हैं जी, गवर्नर रूल जो कहते हैं, अगर वो लगवाना पड़ गया तो 100 बिस्मिल्लाह जी, हमारा बंदा मौजूद है। ठीक है, फिर पंजाब में, क्योंकि अब मैं ये समझता हूं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बहुत लूज किया, 8 में थोड़ा सा गेन किया, वो शहीद भुट्टो का, बेनजीर भुट्टो का कार्ड था, 13 में लूज किया, 18 में उससे ज्यादा लूज किया, 24 में थोड़ा सा गेन किया, कुछ उन लोगों को पीछे किया जो कि खराब कर रहे थे पार्टी को। मैं खुलेआम कहता हूं मंजूर भट्टू साहब ने बहुत खराब किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में। अब देखें, अगर ये ले रहे हैं चेयरमैन सेनेटशिप, उन्होंने स्पीकरशिप छोड़ी है चेयरमैन सेनेट लेने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनाने के लिए, बाय द वे उसके हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि पीएमएलएन को कहा जा रहा है कि इस पे अभी कमिटमेंट नहीं करनी, हमने शायद किसी को जो अभी जो निगरान में से कोई जो बहुत बड़े सीट से, जो टॉप सीट से फारिग हो रहे हैं, उनको दोबारा री इलेक्ट करा के चेयरमैन सेनेट बनवाना है, चेयरमैन सेनेट के लिए, कि चेयरमैन सेनेट पे पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि अभी कमिटमेंट ना दो। अच्छा, ये बड़ी बात है पीएमएलएन को। ठीक है, अब ये एक चीज है। अब अगर चेयरमैन सेनेटशिप मिल जाती है पीपल्स पार्टी को तो साउथ पहले ही कंफर्टेबल है, साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए। अब उनको चाहिए, जो फैसला हो चुका हुआ है कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का होना है पंजाब में, तो मैं समझता हूं सेंट्रल पंजाब से होना चाहिए। और कमर उस्मान कायरा साहब को हॉट फेवरेट कंसिडर किया जा रहा है, दोनों ही हमारे दोस्त हैं, नदीम अब्दुल चंद भी, और वो तो हम जुल्फ मतलब मेरी तरह, तो कायरा साहब ने वैसे बाल लगवाए तो वो तो ये एक है स्ट्रेटजी। अब नाउ कमिंग टू सिंध, अभी बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग अपने आप को क्लेम कर रही है, और जो बंदा लेके गए हैं वहां पे, और वो एम नहीं गया, सरफराज भुट्टी साहब का वहां पे जाना, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टरशिप से रिजाइन करना, वहां जाके एमपीए की सीट पे इलेक्शन लड़ना, जीतना, पीपल्स पार्टी की मतलब कि सीट पर और टिकट पर, तो वो उसको आप कभी भूले नहीं, वहां पे भी वो पूरा जोर, हालांकि गफूर हैदरी साहब ने कोशिश की जाके साग डार साहब के जी चलें बलूचिस्तान में ही कुछ साडा कर लो ख्याल, लेकिन वहां पे अभी नहीं बन रहा। अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान क्या एग्रीमेंट होता है कि गवर्नर पीएमएलएन का हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा, या जो भी वहां पे जो दीगर जमातें हैं वो किस साइड से आएगा, ये आने वाला। सिंध में पीपल्स पार्टी की लोकल गवर्नमेंट, कराची इनके लिए बहुत बड़ा केक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे उनका इस वक्त मेयर है, ठीक है, उनको अब कोई परवाह नहीं है कि गवर्नर, अगर ये पहले पीएमएलएन ने कहा था कि हम गवर्नर अपना रखेंगे सिंध में, अब एमक्यूएम इस बात पे बज़िद है कि जी नहीं, गवर्नर टिसोरी साहब को रहना चाहिए। अब गवर्नरशिप क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पार्टी के लिए? ना वो तो कई स्ट्रेटेजिक प्रोविंस में ना, लेकिन पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में गवर्नर की, क्योंकि वो अपनी पार्टी एक्टिविटीज कर सकता है वहां पे। जिस तरह टिसोरी साहब के मुतालिक उनकी एडवोकेसी किस बात पे की जा रही है कि जब वो 50,000 स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवा रहे हैं मुफ्त, और बाहर से ट्यूटर्स आए हुए हैं गवर्नर हाउस के अंदर, तो वो जो क्लेम होता था किसी साहब का, गवर्नर हाउस है सर, गवर्नर हाउस तो बहुत बड़े बड़े हैं, उसके अंदर पोलो ग्राउंड बन सकते हैं, क्रिकेट ग्राउंड तो इतने बड़े बड़े, तो वहां पे अब वो करवा रहे हैं ये कोर्स। और याद रहे कि किसी ने क्लेम किया था कि हम ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसों की दीवारें गिरा देंगे, तालीमी इदारों में बदल देंगे, तो वही टिसोरी तो एक्चुअली वर्चुअली इज डूइंग दैट। अच्छा, इससे वो गेन क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स एमक्यूएम के यंगस्टर्स बॉयज जो हैं वो कहेंगे कि यार हमें ये 6 महीने का, 3 महीने का, 15 दिन का कोर्स करवाया मुफ्त, के लिए कराची पक्का कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। गवर्नरशिप पे बातचीत तो होगी, हालांकि सेरेमोनियल पोस्ट है जैसे सदर की होगी, लेकिन ये है कि वो एक पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग मैसेज आता है कि गवर्नर साडा, ठीक है, साडा गवर्नर लगा है, तो वो जो है ना एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर पॉलिटिकली गैदरिंग्स,
एक्टिविटीज, बिलावल साहब ये गए, seat important बिलावल साहब गए, अब वो मरियम नवाज साहिबा के चीफ मिनिस्टर हाउस में तो नहीं जाके बैठेंगे ना, या ज़ाहिर उनके अपनी जाती जगह इमरा तो चाहिए नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल तो सही। वो अब वो गवर्नर हाउस में जाके लोगों से मिलेंगे, हालांकि बहुत बड़ा उनका वहां पे घर भी है, हाँ। बिलावल हाउस, लेकिन गवर्नर हाउस की तो अलग गवर्नर बात है। हाउस की तो फिर वो गाली कुछ हो रहे ना जी, बिल्कुल ठीक बड़ा है। गवर्नर यानी हाउस पीपल्स पार्टी की इस वक्त विन विन पोजीशन है। आमिर सईद अब्बासी साहब, आज पंजाब असेंबली का जो इजलास हुआ वो रवायती एक इजलास जिसमें शोर शराबा होता था, मछली मंडी बनती थी, दोनों तरफ से नारे लगते थे, आज भी वही था। आपको इस इजलास के बाद क्या तासुर मिला, किस किस्म की गवर्नमेंट परफॉर्म करने जा रही है आइंदा सेटअप में? अधिक होता है कि इसमें जो अपोजिशन होगी या तो वो जमानतें करवाने जा रही होगी या वापस आ रही होगी और रास्ते में कहीं अंदर बाहर हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि आज भी जो असेंबली के बाहर की जो सूरत हाल थी वो ऐसी ही थी कि वहां पर पुलिस की बड़ी भारी नफरी थी। वहां पर जब इजलास में आने वाले, क्योंकि बहुत से लोग हैं, कुछ तो पहले ही बाहर हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूबे से बाहर हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमानतें करा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खदशा है कि वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। लिहाजा इसमें आज मुस्लिम लीग नून, जिनकी मेजॉरिटी भी है, उनकी विन विन पोजीशन थी। उन्होंने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया और भरपूर तरीके से अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको शो किया। लिहाजा इसलिए क्योंकि पीटीआई जो है या उनके जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ चुके हैं, वो अब उतनी कुव्वत के साथ ज़ाहिरी बात है नहीं आ सकते। मैं आपको अर्ज़ किया कि क्योंकि तमाम लोग जो है या तो केसेस भुगत रहे हैं या उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए वो माहौल नहीं था। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये जो केसेस हैं, ये ज़ाहिरी बात है इनकी मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। जो वो एक पीरियड था थोड़ी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो कम होगा, ख़त्म होगा और दोबारा से वही छापे, वही गिरफ्तारियां और वही सारी चीजें होंगी। लिहाजा उसका असर फिर असेंबली के अंदर भी नजर आएगा। लोग आराम से अपनी सीटों पे बैठेंगे, कोई मस्ती नहीं करेगा, सब सुकून से अपना अपना काम करेंगे और सिस्टम जो है वो चलाया जाएगा। सिस्टम चलाया जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिलहाल तो है, आगे खत्म होती है या नहीं इस पे बात हो चुकी है काफी हद तक। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर ये जानने की कोशिश करेंगे टर अभी तक क्यों बंद है, इतने दिनों तक बंद रखने की वजह क्या थी और आइंदा कितने रोज तक इसकी बंदिश का सामना हमें करना पड़ेगा। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ट्विटर की बंदिश से सार्फिन परेशान है। आमिर सईद अब्बासी साहब, ट्विटर क्यों बंद है? देखिए, खैर ये तो किसी को भी नहीं पता क्यों बंद है और बताएगा क्यों बंद है, क्योंकि इस हवाले से अदालतें भी हुक्म दे चुकी हैं और बहरहाल ये बंद नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि इलेक्शन में जब बंद हुआ इंटरनेट और उसके बाद बहुत से बैन अक़वामी इदारों ने भी आवाज़ उठाई और अभी भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो बंदिश है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को न सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने में प्रॉब्लम्स का सामना है, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिहाजा अदालती अहकामात तो अपनी जगह मौजूद हैं, ना वजारत IT जो है वो ऑन कर रही है इसको, ना PTA ऑन कर रही है। लिहाजा किसी को नहीं पता कि ये क्यों बंद हो रहा है। जिन्नात ने बंद किया हुआ, खुद ब खुद बंद है, ठीक है। इसमें तमाम जो हुकूमती शख्सियात हैं वो भी माशाल्लाह VPN से पोस्ट भी कर रही हैं। वो बिल्कुल ये चल रहा है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं चल रहा, बस इतना सफर का। डॉक्टर साहब, ब्लॉक होने का नुकसान किसको है? देखिए सलमा, मैं पहले जमीर साहब ने जो शुरू कहा था उसके ऊपर उनको सेकंड करना चाहता हूँ कि जो शादी हम देख रहे हैं इस वक्त हो रही है वो कोई प्यार मोहब्बत की शादी नहीं है, जबरदस्ती वो लव मैरिज नहीं है। वो बड़े जो मुल्क के बड़े हैं उन्होंने फैसला कर दिया है अरेंज मैरिज, तो रवायती है। माई ने कराई है जेडी जबरदस्ती भी करा के ये बस जा तू चंगी रहेंगी। अच्छा, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ट्विटर हमने इसलिए बंद किया है कि तशद्दुद पे उकसाया जा रहा है लोगों को, इसका इस्तेमाल हो रहा है और तशद्दुद पे उकसाया जाता है। देखिए, मेरा कहना यह है कि हुकूमत जो भी कदम उठाती है उसको उसके फ़ायदे और नुकसान गिन लेने चाहिए। अगर फ़ायदे हैं तो फिर ज़रूर करे। इसमें देखिए होगा ये कि अगर आपने ट्विटर बंद कर दिया और जो तशद्दुद पे उकसाना चाह रहा है वो फेसबुक पे चला जाएगा, वो टिकटॉक पे चला जाएगा, वो इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो या तो सारा कुछ बंद कर दें। और दूसरा ये कि बिजनेस के बड़े नुकसान, अब्बासी साहब ने आपको दूसरे नुकसानात बताए। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ट्विटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेल्स होती हैं, मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर रिलेशंस इनके थ्रू का रखते हैं, वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो मुझे नजर इसमें कोई फायदे की बात कोई चीज नजर नहीं आ रही, नुकसान ही नुकसान। अनवर साहब, क्यों हाईकोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं हुआ और अभी तक क्यों इसको रिव्यू नहीं कर रही? अगर गवर्नमेंट ने बंद किया, इदारे ने बंद किया, जिसने भी किया। देखिए सलमा, गवर्नमेंट ने अगर बंद किया है तो ये निगरान हुकूमत का बड़ा गैर दानिशमंदाना फैसला है। उसकी वजह यह है कि देखिए, आप किसी एक सियासी जमात को ये मौका दे रहे हैं कि वो अपने बयानिए को
मजीद उसको तकवीत मिले। तो वो तो पहले ही कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें दबाया जा रहा है, लॉलेसनेस है, और हमारे जो बयानात हैं पोलिटिकली उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसका उनको फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और देखिए इस तरह के जो फैसले होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए किसको नहीं पता कि इस फैसलों से क्या नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक जो हमेशा कहती है कि हमारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, आप साबित कर रहे हैं ट्विटर बंद करके। एक तो ये पंजाब गवर्नमेंट में मरियम औरंगजेब साहिबा चली गई हैं, वो फेडरल में नहीं रही, तो अनवर रजा साहब से अफसोस कर लेता हूं मैं, क्योंकि वो इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी वजह से जाहिर बात है तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को फायदा होता था ना। इंटरव्यूज देती थी वो बहुत ज्यादा, इसलिए तो डिप्टी सीएम होंगी तो आप फिर तो भाईजान हम आपके हम हमारा ख्याल रखिएगा। एक चीज, दूसरा जो एक्स है ना, वो कुछ लोग कहते होते हैं एक्स की वापसी हमेशा खतरनाक होती है। एक्स को जब एक्स हो जाए तो एक्स ही रहना चाहिए। ट्विटर के बारे में आप अच्छा ट्विटर एक्स की बात है, ओके ओके। ट्विटर देखिए ये एक पॉपुलर नोशन है कि जनाब एक पार्टी ऐसी है जो कि बेसिकली है ही सोशल मीडिया की पार्टी, और मौलाना फजल रहमान साहब भी कोशिश यही कर रहे थे कि वहां से सोशल मीडिया मेरे साथ वहां से मिल जाए और मैं स्ट्रीट पावर ले आऊं, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही नहीं ला सकते। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो ज़ुबानी गुफ्तगू है उन्होंने इसको एक्स को नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ज़मीर साहब ने एक्स को याद कर लिया, मैं तो खालिसतन ट्विटर के बारे में पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।